मित्रों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी व्यवस्था बताने जा रहे हैं जो कहीं भी घर हो, अस्पताल हो, कोई संस्थान हो, वर्कशॉप हो, दुकान हो, स्कूल हो, जहाँ पर सामान हो और वहाँ की साफ सफाई से संबंधित और सामानों के रख रखाव से संबंधित ऐसी जानकारी आपको देने जा रहे हैं जिससे कि आपके सामान सदैव मिल जाएं, साफ सफाई बनी रहे। और पूरी बात बताने के पहले आपसे छोटा सा प्रश्न करते हैं, आप भी प्रश्न करें अपने आप से। जब त्यौहार आते हैं हमारे, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी आदि, तो त्योहारों के ठीक हफ्ते 10 दिन पहले क्या करते हैं हम लोग? यदि इसका उत्तर साफ सफाई है तो जरा सोचिए, क्या त्योहार स्वीपर डिपार्टमेंट का कार्यभार संभालने के लिए आते हैं? जब आपका घर साफ सुथरा नहीं रहता तो किसी मेहमान के आगमन पर आपको झिझक होती है। क्यों झिझक होती है? जब आपका स्वयं का सामान घर पर संभाल कर रखा हुआ है तो मौके पर मिलता क्यों नहीं है? हर मौसम परिवर्तन के बाद आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा दोबारा नए सामानों की खरीदने के लिए बर्बाद होता रहता है। सामानों के साथ एक समस्या ये होती है कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, जरूरत पड़ने पर मिलता नहीं, और यदि मिल भी गया तो इस कंडीशन में हो गया रहता है कि काम में आने लायक ही नहीं रहता। साफ सफाई की तो यह हालत होती है कि किसी न किसी जगह पर गंदगी मिल ही जाएगी। त्योहारों के पहले जब हमारा घर साफ सुथरा नहीं रहता है, उस समय की एक घटना आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपका ध्यान उधर ले जाना चाहता हूँ। यदि कोई मित्र दरवाजे से गुजर जाए, हम अपने दरवाजे पर खड़े हों और वह बोले, भाई साहब क्या हाल चाल है, नमस्कार, बहुत तेज प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी पिलाइए। उस समय हमारी हालत क्या होती है जरा सोचिए। हम तुरंत कहते हैं, अरे भाई साहब आपकी भाभी जी पता नहीं कहाँ गई हुई हैं, आइए सामने वाले होटल पर आपको हम पानी पिला देते हैं। उनको अपने घर नहीं लिवा जाएंगे, 10-20 रुपए बाहर होटल में खर्च कर देंगे। क्यों? सीधा सा उत्तर है, घर गंदा पड़ा हुआ है, बिस्तर पर चादर पुरानी और थोड़ी फटी सी भी हो सकती है। क्या कहेंगे, कितना गंदा घर है इनका। अच्छा, वही त्योहार के बाद जब आप साफ सफाई कर चुके रहते हैं, ठीक वही स्थिति आ जाए, आप दरवाजे पर खड़े हों, आपका वही मित्र दरवाजे से गुजर रहा हो, आप तुरंत बोलेंगे, अरे भाई साहब कहाँ इतनी जल्दी में हैं? कभी गरीब के यहाँ भी कदम रख दिया करिए। वो बोलेगा, नहीं भाई साहब थोड़ी जल्दी में है। अरे भाई साहब जल्दी तो हमेशा रहेगी, अरे एक कप चाय तो पीते जाइए। उस समय हम दुनिया के सबसे गरीब आदमी होने का नाटक करने लगते हैं, जबरदस्ती बुलाते हैं, अरे एक कप चाय तो पीते जाइए। घर में बुलाकर बड़े शान से सोफे पर या पलंग पर बैठाएंगे, हालचाल पूछेंगे। अब चाय या पानी की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, इधर उधर देखने का नाटक करेंगे। दीवार पर जो डिस्टेम्पर है उधर निकाल ले जाएंगे, अरे ये हमारे बड़े बेटे गणेश जो दिल्ली से भिजवाया था, बहुत ध्यान रखता है हमारा, और वहाँ सस्ता मिल जाता है उसको, बहुत लायक बहू मिली है हमारी। बोली कि पापा यही वाला डिस्टेम्पर आपके कमरे में अच्छा लगेगा, और यह बेडशीट जिस पर आप बैठे हैं भाई साहब, इसको हमारा छोटा बेटा महेश जो नोएडा में रहता है, बोला पापा यही बेडशीट आपके लिए बहुत आरामदायक रहेगी। अरे मैडम भाई साहब को कुछ चाय पानी लाइए। फिर अपनी त्योहार के समय की गई सारी व्यवस्थाओं को झलक दिखाने में मसरूफ हो जाएंगे। सामने वाला सोचता रह जाएगा कि यह वही आदमी है जो पिछली बार इधर से गुजर रहे थे, हमने खुद ही पानी पीने की इच्छा जाहिर की थी।
या आदमी घर में लिवा ही नहीं गया, बाहर सामने वाले होटल में ले जाकर के 20 रुपये खर्चा किया, लेकिन आज खुद ही बुलाकर घंटों से अपनी सेखी बघार रहा है। लेकिन पानी चाय की बात ही नहीं हो रही है। थोड़ी देर बाद वह थक करके जाने की बात करने लगता है। अच्छा भाई साहब, अब चलते हैं, बहुत जल्दी में हूँ। उसको उत्तर मिलता है, ठीक है भाई साहब, जब आपको जल्दी ही है तो चलिए, जाते हम तो सोचे कि एक कप चाय पी लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आते जाते रहिएगा इस गरीब खाने में, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों व्यक्ति वही हैं, केवल बदला है तो आपके घर की साफ सफाई, बस, और कुछ भी नहीं। इतना अंतर होता है त्योहारों के पहले और त्योहारों के बाद दिखावे में। दूसरी घटना की जरा जिक्र कर लेते हैं, वह है सामानों के रखरखाव के बारे में। सामानों की हालत तो ऐसी होती है कि हमारे यहाँ लगभग सब कुछ है, परंतु मौके पर मिलते नहीं। हमारे यहाँ एक बार बेटी की शादी पड़ी। गांव में कड़ाहे से पूड़ी निकालने के लिए दबीले की ज़रूरत होती है। दबीला बांस का बना हुआ एक बड़ा सा कलछुल या जैसा औजार होता है, लोहार बांस के फट्ठे का बना देता है। घर में रखा हुआ था, पर जब समय मिला, खोजने लगा तो वह मिला नहीं। दिमाग में आया कि पड़ोस के तिवारी जी के यहाँ होगा, तो मांगने चले गए। अब छोटा सा सामान किसी के यहाँ मांगने पर कितने उत्तर मिल सकते हैं, जरा सोचिए। भाभी जी, दबीला चाहिए था, हमारा तो पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, मिल ही नहीं रहा है, जरा जल्दी दे दीजिए, कड़ाहा जल रहा होगा। उत्तर ऐसा है भाई साहब, दबीला तो तिवारी जी ही कहीं संभाल कर रखे हुए हैं, उन्हीं के आने पर ही मिल पाएगा। दूसरा उत्तर मिल सकता है, भाई साहब दे तो रही हूँ, लेकिन काम हो जाने के बाद दे जाइएगा। पांडे जी के यहाँ गया था, उनके यहाँ से लौट कर आया ही नहीं, कहते हैं हम तो दूसरे दिन ही आपको पहुँचा दिए थे। फिर तिवारी जी दूसरा नया बनवाए हैं। आप तो जानते हैं कि इनको हर सामान रखने की बहुत ही शौक रहती है। तीसरा उत्तर, न जाने कितने उत्तर मिलते हैं, केवल समय नष्ट करने की सारी व्यवस्थाएं। बड़े ही एहसान जताते हुए दबीला मिला। जैसे ही हम दबीला लेकर घर आए तो पता चला कि हमारा वाला भी मिल गया है और उसी से पूड़ी निकाली भी जा रही है। अब दूसरे दिन चंद रुके हुए मेहमानों के साथ 10 बजे दिन के लगभग हम बैठ कर के चाय पी रहे थे, तभी तिवारी जी 100 फीट दूर से ही पधारे और बड़े जोर जोर चिल्ला कर बोलने लगे, अरे भैया, दबीला आपके यहाँ आया है, यदि काम हो गया हो तो दे दीजिए, हम लेते जाएं। यह केवल जताने के लिए कि मेहमानों के सामने ये बहुत बड़े आदमी हैं गांव के और उन्हीं के यहाँ से दबीला आया हुआ है, तब हमारे यहाँ पूड़ी निकल पाई। बड़ी शर्मिंदगी लगी उस समय हमको। ये हालत सबके होती है सामानों के साथ साथ। सामान होते हुए भी ठीक से रख रखाव न होने के कारण दूसरे के यहाँ जब मांगने जाना पड़ता है तो इस प्रकार की हालातों से गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब किसी के यहाँ पहली बार चीज़ का कोई फ्रिज, वॉशिंग मशीन अथवा टीवी आती है तो उसके साथ जो बड़ा सा बैग आता है दफ्ती का, वो किसी काम का होता नहीं है। यदि कोई मित्र पड़ोसी आपसे मांगता है कि भाई साहब हमें यह दे दीजिए, तो आपको देने में बहुत ही कष्ट होता है। देंगे भी नहीं, उल्टे कहेंगे कैसे कैसे लोग पड़े हैं, इतना महंगा सामान अभी अभी हमारे घर में आया है, अभी हमने इसको ठीक से रखा भी नहीं कि फालतू लोग मांगने चले आते हैं। उस डिब्बे को बहुत ही संभाल कर रख देंगे। कहाँ रखेंगे? जो बड़ी वाली गोदरेज की अलमारी है उसके ऊपरी हिस्से पर, या फिर बारजे पर रख देंगे। कागज के दफ्ती का डिब्बा कब तक रखा रहेगा? जब तक उसमें सड़न न पैदा हो जाए। फिर जब दिवाली या दशहरे के समय घर की सफाई होने लगेगी तब देखा जाता है कि अलमारी के ऊपर जो रखा हुआ था दफ्ती का डिब्बा, उसकी वजह से सीलन लगी और वह अलमारी गोदरेज की या नई अलमारी पे ऊपर जंग लगने लगा। ये होता है, करे फेंको फेंको, इसको कचड़ों में फेंक दिया जाए।
होना क्या चाहिए था कि यदि हमसे कोई भी मित्र या पड़ोसी वह इस प्रकार के सामान मांगे जो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हमें उसे दे देना चाहिए एहसान के तौर पे, ताकि वह सामान उसके किसी काम में आ जाए। और जब हमको भी उस व्यक्ति के यहाँ कोई चीज़ ऐसी दिखाई पड़े तो जब हमको भी मांगने में हिचक नहीं होगी और वह भी बड़े आराम से दे देगा। सामानों के साथ तीसरी समस्या उसके रखरखाव की होती है। शाम को अचानक बिजली चली गई, श्रीमती जी गई माचिस लाने कि दिया जला दें। घर में से कुछ चटकने या टूटने की आवाज़ बड़े जोरों से आई। हमने कहा क्या हुआ? अंदर से श्रीमती जी बोली, कुछ तो नहीं, आ रही हूँ। आप तो जरा से भी बात पर आसमान सर पे उठा लेते हैं। 2 दिन बाद देखा उनके पैर में अंगूठे में पट्टी बंधी हुई है। हमने कहा मैडम ये क्या हुआ? अरे उस दिन जो शाम को बिजली चली गई थी ना, जब माचिस लाने गए तो माचिस की जगह शीशे की गिलास रखी हुई थी, वही पैर पर गिर पड़ी। अरे जरा सा कट गया। यह हालत होती है। सामानों के रखने की व्यवस्था यदि ठीक नहीं है तो इस प्रकार के कष्ट से सामान का भी नुकसान होता है और हमें चोट भी लग सकती है। जबकि कुछ लोग अपने सामानों को इस प्रकार रखते हैं कि चाकू की जगह चाकू, गिलास की जगह गिलास, माचिस की जगह माचिस। यदि रात के अंधेरे में भी उनको खोजना पड़े तो वह उनके पैर वहीं पहुंचेंगे और हाथ वहीं पहुंचेगा जो चीज़ लेना चाहेंगे। घर कार्यस्थल की सफाई कब और कैसे करें, यह सदैव हमेशा त्योहारों की जैसे ही चमकते रहें। आइए समझते हैं कि सामानों की देखभाल और रख रखाव कैसे किया जाए। हमारा घर अथवा कार्यस्थल सदैव इतना साफ सुथरा कैसे बना रहे कि कोई भी अतिथि चाहे जब भी आवे बिना हिचक हम उसका स्वागत कर सकें। हमारे रखे हुए सामानों की बर्बादी न हो। रखे हुए सामान हम जब चाहें समय पर बिना समय गंवाए हुए ही उपलब्ध हो जाए। कम से कम जगह में अधिक से अधिक सामानों की रखने की व्यवस्था हो जाए। आइए आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। कुछ चौंकाने वाले तथ्य, जैसे होली आती है रंग खेलने के लिए, दशहरा रामलीला देखने के लिए, मेला घूमने के लिए, दिवाली आती है पटाखा दगाने के लिए, दीपक जलाने के लिए, ईद भाईचारे का त्यौहार है, न कि सुपर डिपार्टमेंट का कार्यभार संभालने के लिए। जब हमारा घर गंदा होता है तो हम नहीं चाहते कि कोई विशेष व्यक्ति हमारे घर आवे। वहीं जब साफ सुथरा रहता है, बिस्तर पर नई चादर बिछी रहती है, दीवालों पर डिस्टेम्पर हुआ रहता है, तो हम लोगों को बुला बुला कर चाय नमकीन खिलाते पिलाते रहते हैं। शादी ब्याह के समय या अन्य किसी मौके पर घर में रखे हुए ज़रूरत के सामान नहीं मिलते, हमें दूसरों से मांगना पड़ता है और दूसरे दिन काम समाप्त हो जाने के बाद पता चलता है कि हमारा सामान रखा हुआ मिल गया। इन्हीं सब कुव्यवस्थाओं से निजात पाने के लिए आज हम आपको एक ऐसी सुंदर और काम वाली व्यवस्था बताने जा रहे हैं। उस व्यवस्था का नाम है 5S। 5S इसलिए कि यह व्यवस्था 5 चरणों में है और सभी चरणों में पहला अक्षर यश यानी कि सा ही लगता है। यह व्यवस्था जापान की है, इसलिए जापानी नाम से ही शुरुआत करेंगे। जैसे पहला सा है यश, शीरी जापानी नाम है शीरी। इसको हिंदी में कहते हैं छटाई या श्रेणी विभाजन। इसका यह मतलब हुआ कि आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं की छटाई करें या श्रेणी विभाजन करें, कितने कैटेगरी में हैं। दूसरा है यस सेठान। इसका हिंदी में मतलब हुआ सुव्यवस्थित ढंग। और इस सुव्यवस्थित ढंग का तात्पर्य यह हुआ प्रत्येक वस्तु के लिए हमारे घर में, दुकान में, अस्पताल में या कहीं भी वर्कशॉप में, किसी कंपनी में जितने भी सामान हैं, सारे सामानों को रखने के लिए जगह निर्धारित की जाए और प्रत्येक वस्तु अपने निर्धारित की हुई जगह पर ही रखी जाए। इसको सेटान कहते हैं जापानी भाषा में और हिंदी में कहते हैं सुव्यवस्थित ढंग।
तीसरा यश है शेषो, जापानी शब्द है शेषो। इसको हिंदी में कहेंगे सफाई, और इसका सफाई का बृहत रूप है स्थल और सामानों की सफाई के लिए भी श्रेणी विभाजन किया जाए। सफाई कई चरणों में की जाती है और उसके मानक तरीके अपनाए जाते हैं। चौथा यश है शिकेत्सु, जापानी शब्द है शिकेत्सु। हिंदी में इस शिकेत्सु का मतलब होता है मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, और इसका तात्पर्य होता है सफाई का एक ऐसा मानक बनाया जाए, तय किया जाए, सभी उस मानक का पालन करें। और पांचवा और अंतिम यश है शितसुके। शितसुके का हिंदी में अर्थ होता है ट्रेनिंग और डिसिप्लिन, प्रशिक्षण एवं अनुशासन। जो भी घर में यदि इस व्यवस्था को लागू कर रहे हैं तो घर के लोग, वर्कशॉप में लागू कर रहे हैं तो जितने लोग वर्कशॉप में कार्य करते हैं, हॉस्पिटल में जितने लोग यदि इस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं तो हॉस्पिटल में कितने लोग, जो लोग काम कर रहे हैं, नर्सेज हैं, स्वीपर हैं, और भी जो लोग हैं कर्मचारी हैं। यदि स्कूल में इस व्यवस्था को लागू करना चाह रहे हैं तो स्कूल में सारे विद्यार्थी, टीचर, कर्मचारी, सबको इस बात का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और सभी अनुशासन का पालन करें। अनुशासन जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। अनुशासन एक ऐसी चीज है कि जिसको स्वयं पहले पालन किया जाता है, जिसको देख करके लोग अनुशासन का पालन करना शुरू कर देते हैं। अब हम एक एक करके सभी यश का विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला यश क्या था? सीरी। सीरी का मतलब श्रेणी विभाजन, यानी छटाई करना। छटाई आपके घर में जितने भी सामान हैं उन्हें निम्न श्रेणियों में विभाजित करें। पहला, अनुपयोगी, बहुत सारे कूड़ा करकट, डस्ट जो आपके किसी काम के नहीं हैं, उनको अगर बेकार की चीज़ है तो फेंक दें। अगर थोड़ा बहुत कीमती चीज़ है तो कबाड़ियों को बुला करके कबाड़ में बेच दें, कुछ पैसे मिल जाएंगे। दूसरा, कुछ उपयोगी सामान हैं परंतु सालों साल में उपयोग में आ सकते हैं, जैसे पेंट है, गुजिया बनाने वाली डिब्बी, मशीन आती है, बहुत सारी चीज़, ये तो आपके घर की चीज़ है, ये आप ही समझ पाएंगे। तो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वह उसको आप इस प्रकार डिसाइड करना है कि कौन सामान कब आएगा, काम में आएगा। फिर 6 महीने में काम में उपयोग में आने वाले सामान, फिर महीने में एक बार उपयोग में आने वाले सामान, फिर हर हफ्ते उपयोग में आने वाले कुछ सामान ऐसे होंगे, फिर दिन में एक बार उपयोग में आने वाला सामान होगा, फिर दिन में 3 से 4 बार उपयोग में आने वाले सामान होंगे, चाकू है और माचिस है, जो भी हो, लाइटर है गैस का, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। और अंत में हर वक्त उपयोग में जब देखिए तब, जैसे खैनी, बीड़ी, सिगरेट, माचिस, तो इसको इस प्रकार जो है 8 श्रेणी में बांटेंगे। इस प्रकार जब श्रेणी विभाजन कर लेते हैं तो इससे लाभ क्या होता है ये जरा समझते चलिए। सीरी अथवा श्रेणी विभाजन से लाभ, कार्यस्थल पर जगह की बचत होती है। जब आप डिसाइड कर लेते हैं, कई कैटेगरी में बांट देते हैं, तो जगह आपको स्पेस मिल जाता है सामान को रखने के लिए, इधर उधर हैफजर्ड वे में नहीं रहता। दूसरा, व्यर्थ के सामानों से छुटकारा मिल जाता है। तीसरा, आपके पास क्या स्टॉक है वह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगता है। चौथा, मौजूदा सामानों का सही उपयोग होने लगता है। और अंत में 5वां, अनावश्यक सामानों की खरीदारी से पैसे बचते हैं। अब दूसरा यह था सेठान। सेठान का मतलब व्यवस्थित ढंग। व्यवस्थित ढंग का मतलब हमने कहा था सभी सामानों की रखने की जगह बनाई जाए तथा सभी सामान अपने निश्चित स्थान पर ही रखे जाएं। अब सामानों को रखने की भी श्रेणी विभाजन करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा। साल में एक बार उपयोग में आने वाले सामान सबसे दूर रखा जाए, ताकि हमेशा वहाँ हमको जाना नहीं है, हमको पता है। और इस प्रकार की चीज़ों को एक डायरी में, कागज में लिखा जाए कि यह फला सामान, साल में एक बार उपयोग होने वाले सामान फला जगह रखा है।
अगर एक डायरी में लिख लिया जाए तो वह डायरी ही पर्याप्त है। दूसरी चीज़, 6 महीने में उपयोग में आने वाले सामान उससे नज़दीक रखा जाए, हर महीने उपयोग में आने वाले सामान और नज़दीक रखा जाए, हर सप्ताह में उपयोग में आने वाले सामान और नज़दीक रखा जाए, प्रतिदिन उपयोग में आने वाले सामान और नज़दीक रखा जाए। और जैसा कि हमने बताया, दिन में कई बार उपयोग में आने वाले सामान बिल्कुल पास हो। बीड़ी, सिगरेट, माचिस, खैनी कहाँ रखते हैं? पॉकेट में, सबसे नज़दीक। अच्छा, दूसरी चीज़ है, भारी व बड़े सामान नीचे रहें, उसके ऊपर छोटे फिर छोटे फिर छोटे डिब्बे रखे जाएं। इससे क्या होता है? शैतान से सुव्यवस्थित ढंग से उचित कार्यस्थल का निर्धारण सुनिश्चित करना चाहिए। बराबर प्रयोग में आने वाले सामानों को कार्यस्थल के पास ही रखें, जहां हमको हमेशा कार्य करना है। पहचान के लिए उसमें लेबल लगा दें, चाहे किचन में हो तो जितने भी डिब्बे हैं आपके, जितने भी घर में, किसी भी, आपको समय कितना लगेगा देख लीजिए। लेबल लगाने में समय मुश्किल से आपके घर में 50, 60, 70, 80 से ज़्यादा किचन रूम में आइटम नहीं होंगे, और समय केवल 1 घंटे से 1.5 घंटे ज़्यादा नहीं लगना है। और कीमत, पैसा, अरे आटा के लिए ही बनाइए या 2 रुपए के लिए ही आती है मार्केट में, और कागज़ पे कैंची से काट करके कागज़ पे लिख करके फला सामान, जीरा, हल्दी, नमक, मसाला, तेल के डिब्बा जो भी हो उस पर लेबल लगाइए, ताकि इस व्यवस्था से रखा हुआ सामान आपको आसानी से मिल जाए। और यदि व्यवस्था को ऑफिस में आप लागू कर रहे हैं 5 ईयर्स, तो फाइल इंडेक्स बना लें। गुम हो जाने वाले सामानों की जानकारी के लिए दृश्य नियंत्रण, विजुअल कंट्रोल रखें। इसी को विजुअल कंट्रोल कहते हैं, ताकि सामान जो है हमारी आंखों के सामने मिलेगा। शैतान व्यवस्थित ढंग से लाभ क्या क्या मिलता है? सामान आसानी से मिल जाते हैं, सामानों को खोजने में लगने वाले समय की बचत होती है, किसी के यहाँ मांगना नहीं पड़ता है, एक व्यवस्थित ढंग दिखता है। सामान कोई भी पा सकता है, ऐसा नहीं कि आप रहेंगे तभी, तिवारी जी हैं तभी दबीला मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप लिखा हुआ है, जाकर के देख लीजिए। और जिसके यहाँ, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारी मिसेज तो पढ़ी ही लिखी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, कलर कोडिंग, रंग से चिड़िया का चित्र बना दें, कर लिख दें उसमें और समझा दें कि इसमें यह चीज़ लिखा हुआ है, तो इसमें बिना पढ़े लिखे हुए लोग भी इस व्यवस्था से सामानों को रखा जा सकता है, सामानों को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, एक सिस्टम बनता है, व्यवस्था स्थापित हो जाती है। अब आता है शेषो। तीसरा यश है शेषो। शेषो का मतलब है सफाई। अब सफाई, कार्यस्थल को साफ व चमकदार बनाएं जब भी सफाई करें। अच्छा, सफाई में भी आपको जो है श्रेणी विभाजन करना पड़ेगा। साल में 1 बार सफा करने वाली जगह, 6 महीने में 1 बार सफा करने वाली जगह, हर महीने में सफा करने वाली जगह, 15 दिन में सफा करने वाली जगह, रोज सफा करने वाली जगह, दिन में 3 बार सफा करने वाली जगह। अरे जिस टेबल पे खाना खा रहे हैं उस पे जब खाना खाएंगे सफा कर देंगे, तो आपका समय बचेगा और वह समय आपका और वह घर स्थल सामान एकदम चमचमाता हुआ मिलेगा। किसी भी खराब प्रकार की खराबी की जांच करने, सफाई करते समय ही जो है सफाई ही निरीक्षण है। सफाई करने लगते हैं तो हमको चीज़ दिखाई पड़ती है, तो उसकी जांच भी खराब है हो रहा है तो हमको पता चल जाता है कि हमारे जो जीरा है, धनिया है, जिसमें या कहीं भी है कोई चीज़, तो उसमें भुकड़ी लग रही है, फफूंदी लग रही है, तो वह उसको धूप में डाल देंगे, सूख जाएगा तो खराब नहीं हो पाएगा। खराबी के मूल कारणों की जांच होनी चाहिए तथा उचित कार्यवाही सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। सफाई की पूरी जिम्मेदारी का शेड्यूल बनाया जाए, जैसा कि अभी हमने बताया। अच्छा, इस सफाई से लाभ क्या होता है? जो भी कर्मचारी होते हैं, जैसे घर में हैं तो घर के लोग, अस्पताल, स्कूल, कारखाना
कहीं भी है तो वहाँ के कारीगरों का मनोबल एकदम ऊंचा रहता है। कोई भी देखने वाला, समझने वाला हमारे यहाँ पहुँच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आइए, स्वागत है। अच्छा, अगर ग्राहकों का उत्साह बढ़ता है, अगर कस्टमर, कोई वर्कशॉप है या कोई फैक्ट्री है जहाँ पर कार्य हो रहा है, तो कस्टमर आके साफ सुथरा देख करके वो जो है उत्साहित होते हैं कि अरे भाई, वहाँ का सामान बड़ी साफ सफाई है, अस्पताल है तो वहाँ साफ सुथरा रहता है, वहाँ कितना ध्यान रखा जाता है, तो हम उसी अस्पताल में चलेंगे। मशीनों के ब्रेकडाउन में कमी आती है और सही एक्शन में तेजी आती है। हर एक व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। साफ सुथरा देख करके सबका काम करने में मन लगता है। कार्य करने की पर्याप्त जगह मिल जाती है। फिर है सिकेसु, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत सफाई तथा उसके मूल्यांकन के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाए, मानक बनाया जाए कि इतनी सफाई होनी चाहिए, जब भी हम सफाई करेंगे इस तरह से करेंगे और इतना चमचमाता हुआ मिले स्थल और सामान। फिर उनकी नियमित जांच के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाए कि ये हुआ कि नहीं हुआ, सफाई हुई कि नहीं हुई, वो चीज़ जो है डायरी में नोट होना चाहिए, चेकलिस्ट या चेकशीट बनी होनी चाहिए। उसी चेकशीट के आधार पर, चेकशीट क्या है इसको अगले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिर कार्यस्थल पर स्वास्थ्यपूर्ण व्यवस्था बनाई जाए, हेल्थ का बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए और ऑफिस के जो नियम हैं उन नियमों का पालन किया जाए। फिर शिक्षुके यानी मानकीकरण से लाभ क्या मिलता है? मानक तरीके से कार्य करने से गलती होने की संभावना में बहुत कमी आ जाती है। कार्य जो भी होता है वह पूरी तरह सुरक्षित होता है, एक्सीडेंट होने की कोई संभावना नहीं रहती। कारीगरों में अपनापन व सम्मान महसूस होता है और कार्य करना आसान हो जाता है। अंत में शित्सुके, पांचवा यश शित्सुके, जिसका कि मतलब होता है प्रशिक्षण एवं अनुशासन। मानक प्राप्त करने के लिए योजना बनाई जाए, उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, सही कार्यविधि को प्रदर्शित किया जाए, कार्यस्थल पर सही कार्यविधि से भटकाव को ठीक किया जाए, नियमित रूप से 5S की ऑडिटिंग जांच होती रहे। और इस शिक्षुके से प्रशिक्षण और अनुशासन से लाभ क्या होगा? जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी महसूस करने लगता है तो संस्थान का अनुशासन स्वयं बढ़ जाता है। टीम वर्क की भावना जागृत होती है, लोग टीम में काम करना पसंद करते हैं और टीम वही छप्पर उठाते हैं गांव में। टीम भावना क्या होती है इसकी भी विस्तार से चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। एक टीम होती है जिसे गांव में पहले छप्पर उठाते थे। 10 आदमी की लाठी, एक आदमी का बोझा होता है। अगर वही एक एक लाठी सब पकड़ लेते हैं, 10 आदमी बड़े आराम से टीम में लेके चले जाते हैं। संस्थान की छवि बढ़ती है, कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होता है। 5S लागू करने के जो चरण हैं वह निम्न 7 चरणों में लागू होता है। पहला है 5S व्यवस्था के तहत मौजूदा स्थिति का आकलन किया जाए। नंबर 2, कमजोरियां कहां कहां हैं, वीक पॉइंट, उन्हें चिन्हित किया जाए। तीसरा, सभी कमजोरियों के कारणों का पता लगाया जाए, वीक पॉइंट कहां कहां हैं, क्यों वीक पॉइंट हैं हमारे। चौथा, उनके हल तलाशे जाएं। पांचवा, लिए गए एक्शन सही हैं यह सुनिश्चित किए जाएं। छठा, नियमित रूप से जांच की जाती रहनी चाहिए, जांच बहुत जरूरी है। और सातवां, बेहतर आइडिया हमेशा सोचा जाता रहे। 5S से लाभ क्या होता है? एक शब्द होता है उगला प्रसुम, हम उसको अलग अलग कर देते हैं एक एक अक्षर के। उत्पादकता बढ़ती है, जो भी काम घर पे हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, वर्कशॉप में हो रहा है, अस्पताल में हो रहा है, लागू कर रहे हैं 5S, या किसी कारखाने में 5S लागू कर रहे हैं, तो वहाँ की प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है,
मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, क्वालिटी शब्द बहुत बड़ा है अपने आप में, इसकी भी विस्तार हम चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। लागत में कमी आती है, जितना भी काम, अब लागत में कमी, एक छोटा सा एग्जाम्पल, आज घर में आपके 5S लागू है, गैस जला दिया, तेल आपने डाल दिया कढ़ाई में, गर्म हो रहा है, पता लगा जीरा की डिब्बा खोजा जा रहा है। अब गैस, तेल जलने लगेगा, फिर आप जो है गैस बंद करेंगे, कढ़ाई ठंडी हो जाएगी, तब तक जीरा नहीं मिला, फिर जीरा मिला भी तो फिर गैस जलाइए, लाइटर का दुरुपयोग हुआ, गैस फिर उतनी जली, तब जाके गर्म होगा, तब जीरा आप डालेंगे। तो लागत में कमी आती है। माल का प्रतिपादन समय पर होता है, कोई भी हो, घर में लागू हो रहा है, खाना आप टाइम से जब बनाना चाह रहे हैं, खाना आपको टाइम से सर्व हो जाएगा। अस्पताल में है, वर्कशॉप है, स्कूल है, तो माल का प्रतिपादन, आप जो भी वहाँ पर उत्पादन हो रहा है वह टाइम से होता है। और जैसा कि हमने बताया, सभी कर्मचारियों का, रहने वाले लोग का, जो भी 5S में से जुड़े हुए हैं, उनका मनोबल बहुत ऊंचा रहता है। अच्छा, 5S के सारांश में आपको 3 स्टेप में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। पहली स्थिति तो ये होती है कि कार्यस्थल पर गंदगी तो सभी फैलाते हैं, कोई सफाई पर ध्यान नहीं देता। दूसरी स्थिति होती है, कार्यस्थल पर कुछ लोग गंदगी फैलाते हैं, कुछ अच्छे लोग जो होते हैं वह उसे साफ करने पर ध्यान देते हैं। और तीसरी स्थिति 5S की ये होती है, अंत में धीरे धीरे हमारी आदतें जब सुधरने लगती है लोगों की, तो कार्यस्थल पर कोई गंदगी नहीं फैलाता, सभी सफाई पर ध्यान देने लगते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? 5S व्यवस्था से संपूर्ण गुणवत्ता, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर अग्रसित हो जाती है। और इस व्यवस्था को कैसे लागू करें, चेकशीट क्या है, टीम भावना क्या है, इसके विषय में अगला वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। सादर नमस्कार।